बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। ये लेक्चर हमारा पहले भी हो चुका है, जिसमें हमने 3 हेडिंग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा था कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था टेट्रावैलेंसी को। फिर उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था स्टूडेंट कैटिनेशन को, कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाती है। और आज हम नंबर 4 हेडिंग को डिस्कस करेंगे कि कार्बन कार्बन के साथ भी बनाती है, लेकिन कार्बन कुछ अदर एलिमेंट के साथ भी जो है वो बॉन्डिंग करती है, जिस तरीके से ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। और आज की अगर मैं समरी बयान करूं स्टूडेंट, तो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को और पेप्टाइड बॉन्ड को। और लास्ट में हमने स्टूडेंट डिस्कस करना है कि कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक छोटे होते हैं जिनको हम माइक्रो मालिक्यूल कहते हैं, और एक बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें मैक्रो मालिक्यूल कहा जाता है। तो आज हम लेक्चर में ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। कंबाइन विद अदर कम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? कार्बन कार्बन कॉम्बिनेशन, या फिर उसको हमने कहा था कैटिनेशन। कार्बन कंबाइन कॉमनली विद हाइड्रोजन, किसके साथ स्टूडेंट? हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और किसके साथ स्टूडेंट? सल्फर के साथ। इट फॉर्म वैरायटी ऑफ कंपाउंड विद दीज एलिमेंट। इन कंपाउंड से एक वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, जो क्योंकि फिर मुख्तलिफ आगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या आप एनर्जी हासिल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो जो फर्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट, वो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, ये CH बॉन्ड। और यहां पे आपने स्टूडेंट याद रखना है कि जो कोई भी केमिकल जिसके अंदर CH बॉन्ड हो उसको हम फूड कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि फूड की अगर डेफिनेशन की जाए, तो कोई भी ऐसा आप पहले के जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें CH बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है ना, कोई भी केमिकल, उसको हम कहेंगे कि ये फूड है, क्योंकि वही कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और फिर वो क्या एनर्जी रिलीज होती है। तो आमतौर पर ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड है, इन तमाम में जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। तो अब देखें, जिस तरीके से ये अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब मैं कहूं ये H2O मैंने लिखा है कि ये फूड होगा, नहीं ये फूड नहीं होगा, क्योंकि इसमें CH बॉन्ड मौजूद नहीं है। ये न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा स्टूडेंट। ये जो वाटर है क्या कहलाएगा? न्यूट्रिएंट्स तो कहलाएगा, लेकिन फूड नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। फूड वही होता है जिसमें CH बॉन्ड मौजूद है। तो CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी। यानी सेल के जो काम होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन हो रहे होते हैं, उसके लिए ये पोटेंशियल एक बड़ा सोर्स है एनर्जी का, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी देखें ना, जितने भी हम फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, लिपिड खाते हैं, इन तमाम में जो है वो CH बॉन्ड मौजूद होता है। और रेस्पिरेशन के अंदर यही CH बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है और हमें जो है वो एनर्जी मिलती है। इसके बाद स्टूडेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये दूसरी हेडिंग है। ये तो हो गई ना कार्बन हाइड्रोजन के साथ। ये किसके साथ कॉम्बिनेशन होगा स्टूडेंट? कार्बन ऑक्सीजन का। किसका स्टूडेंट? कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन फॉर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन कार्बोहाइड्रेट। दिस लिंकेज गिव्स स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब देखें ना, जैसे कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे आती जाती है, ऐसे ऐसे उनके फंक्शन बढ़ते जाते हैं। तो पहले बड़े सिंपल स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, पहले सिंपल बड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी उनको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। फिर उससे जो बड़े होते हैं स्टूडेंट, उनको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। फिर जो सबसे बड़े स्टूडेंट होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं, यानी कि जो डिफरेंट मोनोसैकेराइड हैं, इस तरीके से मोनोसैकेराइड आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। जिस तरह ग्लूकोज जो है ये सिंपल है, ये मोनोसैकेराइड में आता है। अब ये इस तरह मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं? ढेर सारे मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। और मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं स्टूडेंट कैसे हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए। किसके जरिए? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए ये आपस में मिलते हैं। ये यानी ये हर जगह पे क्या, कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। कौन सा स्टूडेंट बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के दरमियान बॉन्ड होता है स्टूडेंट? कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। कार्बन और
ऑक्सीजन के दरमियान, यानी कि जो बड़े कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स किस्म के कार्बोहाइड्रेट है, जिनको मैंने कहा पॉलीसेकेराइड कहते हैं, ये मोनोसेकेराइड जब आपस में मिलते हैं, लिंक करते हैं, तो वो किसके जरिए लिंक करते हैं स्टूडेंट? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए लिंक करते हैं और कॉम्प्लेक्स किस्म के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसके आगे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है। इसके बाद स्टूडेंट है पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बन कंबाइन विद नाइट्रोजन इन अमीनो एसिड लिंकेज, ठीक है ना, क्योंकि आप देखें अगर अमीनो एसिड को हम देखें, अगर उसको एक अमीनो एसिड का फार्मूला देखें तो उसमें एक अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है ना, और अमीनो ग्रुप में मौजूद होता है नाइट्रोजन। तो ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ भी लिंक करता है, किस में मौजूद नाइट्रोजन होता है? अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड आपको पता है स्टूडेंट क्या मिलकर बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं मिलकर। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। जिस तरह हमने कहा ना कि मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं और वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो मोनोसेकेराइड के दरमियान स्टूडेंट बॉन्ड कौन सा था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। इस तरह अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं स्टूडेंट और वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, यानी एक अमीनो एसिड का कार्बन होगा और दूसरे अमीनो एसिड का स्टूडेंट कौन सा होगा? नाइट्रोजन होगा। और इस तरह कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे स्टूडेंट कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। Protein is formed by the peptide bond. Protein have diversity in structure and function, so these are very important. तो प्रोटीन जो होते हैं ना स्टूडेंट, इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। तो मैंने कहा था पहले भी कि जिस तरह डाइवर्सिटी बढ़ती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो इस तरह फंक्शनैलिटी भी बढ़ती है। तो आप देखें जितनी भी सेल की स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा जो अगर स्ट्रक्चर बनाने में जो चीज इस्तेमाल होती है ना स्टूडेंट, वो प्रोटीन इस्तेमाल होती है। आप देखें सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देख लें, उसमें प्रोटीन होती है। इस तरह और भी कई किस्म की जो ऐसी स्ट्रक्चर हैं जिनमें प्रोटीन जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होती है, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो इस्तेमाल चीज होती है वो प्रोटीन होती है। और ये अमीनो एसिड से बनती है, और अमीनो एसिड आपस में किसके जरिए स्टूडेंट लिंक करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए लिंक करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये नंबर 4 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया, 3 पहले लेक्चर में की थी, और ये है नंबर 5 लास्ट कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है। एक बात स्टूडेंट और भी याद रखें, यहाँ पर ये एक बात मिस हुई है कि ये देखें ना, ये अदर कार्बन जो एलिमेंट के साथ कार्बन जो है वो कॉम्बिनेशन बनाता है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो उन्होंने दिखा दिया है, ये नहीं देखें, हाइड्रोजन के साथ भी दिखा दिया, ऑक्सीजन के साथ भी दिखा दिया, किसके साथ दिखा दिया? अपना नाइट्रोजन के साथ भी दिखा दिया, लेकिन सल्फर का नहीं बताया। तो याद रखें स्टूडेंट, सल्फर जो है वो भी आप पहले की मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन में मौजूद होती है और मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स में मौजूद होता है। कि ये बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन नोट कर लें कि कार्बन जो है वो सल्फर के साथ भी बॉन्डिंग करती है। सल्फर किस में मौजूद होती है? प्रोटीन में भी मौजूद हो सकती है या मुख्तलिफ ड्रग्स में मौजूद हो सकती है, जिसमें कार्बन और सल्फर की बॉन्डिंग होती है। अब आ जाए स्टूडेंट लास्ट पॉइंट पे, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैक्रो का लफ्जी मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बड़ा, ठीक है। इसमें कौन कौन सा स्टूडेंट? सेलुलोज है, फैट्स है, प्रोटीन। और द लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी कि ये जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्यों भाई इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं? क्योंकि इनका साइज स्टूडेंट बहुत बड़ा होता है। ये बात याद रखें स्टूडेंट कि जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल ही होते हैं। उसकी वजह यह है कि पानी का जो मॉलिक्यूल है ये छोटा सा है और पानी सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल को अपने अंदर जो है हल कर सकता है। उन्हीं मॉलिक्यूल को पानी अंदर अपने हल कर सकता है जिनका साइज छोटा होता है, जिनको वो आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। अब जिनका साइज बड़ा होता है, क्योंकि वो पानी का मॉलिक्यूल उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो वो पानी में स्टूडेंट इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये कंसेप्ट याद रख लें कि जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो पानी में क्या होता है स्टूडेंट? इनसॉल्युबल होते हैं। Hence they form many structure of the cell। तो ये बड़ा वीआईपी किस्म का एक पॉइंट है कि जिस करैक्टर की वजह से, क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल पानी में क्या होता है स्टूडेंट? इनसॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए ये क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म की सेल में। सेल के अंदर आप देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये सपोज अगर सेल है, ठीक है, सेंटर में ये कब आप ये समझ कि ये न्यूक्लियस है। अब ये देखिए साइटोप्लाज्म जो स्टूडेंट, ये सारा साइटोप्लाज्म है। ये तो सारा आप मैक्सिमम ये क्या होता है? ये मैक्सिमम तो फ्लूइड होता है। मैक्सिमम तो ये सारा क्या है स्टूडेंट? ये सारा पानी है। तो अब आप देखें कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर तो मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेली मौजूद होती हैं। ये देखें माइटोकार्डिया मौजूद होता है और दूसरी किस्म की आप पहले के जो प्लांट सेल उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्ट यानी कि होते हैं। इसके अलावा उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं। काफी ज्यादा यहाँ पे ऑर्गेनेली पड़ी हुई है, सेल न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो अगर ये देखें, अगर ये बड़े साइज के मॉलिक्यूल अगर ये पानी में फिर हल हो जाते तो ये तो फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी ऑर्गेनेली हल हो जानी थी, इवन के न्यूक्लियस भी हल हो जाना था।
तो इस तरह फिर सेल की स्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं रहती। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो बड़े मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल हैं, ये क्या बना देते हैं, मैनी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बना देते हैं। दे आल्सो एक्ट एज स्टोरेज कंपाउंड फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल। और ये क्या करते हैं, ये जो बड़े मॉलिक्यूल है ये स्टोरेज कंपाउंड का काम, यानी ये जो अपने अंदर छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्टोर कर लेते हैं, और जैसे ही जरूरत पेश आती है ये ब्रेक डाउन करके जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं। लाइक ग्लूकोज, यानी कि ये जो ग्लूकोज है, देखे ना मैंने कहा ना, ये बात आ गई ग्लूकोज की, ये एक मोनोसैकेराइड है और ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। तो जब फिर ब्रेक डाउन होगी फिर दोबारा ग्लूकोज बनेगा। दीस स्मॉलर मॉलिक्यूल प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। और ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं ये बड़े कंपाउंड जो है अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ये फिर जब ब्रेक डाउन होती है इनकी तो ये दोबारा स्मॉलर मॉलिक्यूल में आते हैं, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल क्या करते हैं स्टूडेंट, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। इसके बाद स्टूडेंट दूसरी किस्म क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का लफ्जी मतलब होता है छोटा, यानी मैक्रोस्कोपिक से निकला है ये वर्ड माइक्रो। मैक्रो का लफ्जी मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्मॉल, ठीक है ना। जिस तरह मैक्रो का मैंने लफ्जी मतलब आपको बताया था कि बड़ा, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल। इसमें कौन कौन से है स्टूडेंट जी, इसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ठीक है, और फैटी एसिड है। और तीनों याद रख लें, ये ग्लूकोज मिलेंगे, ये जो आपका ले मोनोसैकेराइड है तो बड़े जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अमीनो एसिड से क्या चीज बनती है स्टूडेंट, प्रोटीन बनती है। फैटी एसिड से स्टूडेंट क्या बनती है, लिपिड्स बनती है। और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे एक्ट एज ए सब यूनिट एंड बिल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। ये सब यूनिट का काम करते हैं, यानी यूनिट का काम करते हैं और ये मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना। यानी ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं और फिर क्या बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज है वो मोनोसैकेराइड है, वो मिलके ढेर सारे मोनोसैकेराइड आपस में मिलके पॉलीसैकेराइड बनाएंगे, फैटी एसिड आपस में मिलके लिपिड बनाएंगे, अमीनो एसिड आपस में मिलके प्रोटीन बनाएंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल और अनस्टेबल, ये स्टूडेंट अब जो है आपका दोबारा जो है ये एक वीआईपी पॉइंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है कि सम स्मॉल मॉलिक्यूल आर अनस्टेबल लाइक एटीपी। अब जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, जिस तरह एटीपी। अब एटीपी क्या है, ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। तो दे ब्रेक एंड रिलीज एनर्जी। जिस वक्त भी ये बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है ये फौरी तौर पे क्या कर जाते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं। यानी एटीपी क्या चीज है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक आप कह लेंगे न्यूक्लियोटाइड है, जो कि एक आप कह लेंगे अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। सच सब्सटेंस और इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये फौरी तौर पर बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज्ड इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और यही एनर्जी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होती है। हम लास्ट लेक्चर में मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ये एनर्जी फिर आगे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होगी। तो स्टूडेंट ये हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन जो है वो खत्म हो चुकी है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टियां हैं जिसकी वजह से इसको यूनिक समझा जाता है। तो ये आपने जो पांचों किस्म की हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है इनको कर दी, या फिर इनमें से कोई भी एक हेडिंग, कोई भी स्टूडेंट एक हेडिंग एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है, एमसीक्यू भी इसमें से बन सकता है, ठीक है। तो इसको अपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।